हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजीफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एक मुख्य टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जहां से प्रश्न बनते हैं, तो उसको आज हम शुरू करने वाले हैं। और आज इसमें यह पहली क्लास हमारी होने वाली है, तो ध्यान से देखें चीजों को। जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले हमने इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। जितने भी पूर्व प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और अब यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसमें ये पहली क्लास है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल पर के साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। यहाँ पे आपसे पूछा है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है मकबूल अहमद आजादी, दूसरा है बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी हसरत मोहानी। तो बताइए कौन थे पहले कार्यकर्ता पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले। तो वो थे हसरत मोहानी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम व्याख्या भी यहाँ पे देखते हैं कि व्याख्या से कई प्रश्न हमारे यहाँ पे तैयार होते हैं। क्या है व्याख्या कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हसरत मोहानी थे। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद रखेंगे, कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। इसी तरीके से हम सभी प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पे पूरी थ्योरी को विस्तृत व्याख्या देखेंगे यहाँ पे प्रश्नों की। चलिए दूसरा प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पे देखिए। यूपी ट्रिपल एस सी सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या है कि 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, हकीम अजमल खान या सर सैयद अहमद खान। तो आप कहेंगे 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से जो नाम जुड़ा है वो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सर सैयद अहमद खान का जुड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पे व्याख्या देखेंगे क्या है इसमें। 1875 ईस्वी के अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा हुआ है। सर सैयद अहमद खान जो थे वो मुसलमानों के सबसे प्रमुख समाज सुधारक थे। वह आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफी प्रभावित थे तथा जीवन भर इस्लाम के साथ उनका तालमेल करने के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने कहा कि धर्म के तत्व भी अपरिवर्तनीय नहीं है। धर्म अगर समय के साथ नहीं चलता तो वह जड़ हो जाएगा, जैसा कि भारत में हुआ है। उन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना पाश्चात्य विज्ञान एवं संस्कृति का प्रचार करने वाले केंद्र के रूप में की। बाद में 1920 में इस कॉलेज का विकास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डॉट 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 1885 से 1905 भी कहा जाता है। यह आपसे पूछा है, जो भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, अंतिम, मध्यम, आरंभिक या संकटपूर्ण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। इसका मतलब मध्यम चरण यहाँ पे कहा जाता है। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। याद रखेंगे, प्रथम जो चरण था उसकी मुख्य घटना क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। उसके अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में? ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। इसे मध्यम चरण भी कहा जाता है। याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे स्वदेशी तथा सबनीय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका।
क्या भूमिका रही, इस चीज को भी यहाँ पे हम देखेंगे। पहला प्रश्न इस दृष्टि में कि गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ऑप्शन है चोरी चोरा घटना, ऑप्शन बी बंगाल अकाल, ऑप्शन सी साइमन आयोग की नियुक्ति, या काकोरी ट्रेन डकैती। तो जो असहयोग आंदोलन था वो गांधी जी ने चोरी चोरा जो घटना थी वो उसके कारण इसको क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। यह घटना क्या थी, ये गोरखपुर से संबंधित है। क्या है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से लेकर 1922 तक चला, को वापस ले लिया। तो यहाँ पे यदि आपसे सन पूछ ले असहयोग आंदोलन, तो 1920 से 1922, ठीक है। और ये चोरी चोरा कांड के कारण ये है जो स्थगित कर दिया गया था, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बस हमारा उद्देश्य यही है कि कैसे प्रश्न यूपी ट्रिपल एस आयोग पूछता है, उसी क्रम में आप बेहतर तैयारी करें, ठीक है। इसलिए हम पूर्व परीक्षा के में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पूर्व परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस द्वारा, उन सभी को हम यहाँ पे करा रहे हैं ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए और आप एक बेहतर दिशा में आप तैयारी कर सके। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजों के समय किस समझौते के बाद गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया। तो ये कौन सा समझौता था, ये आपसे पूछा था। वो था तो गांधी इरविन पैक्ट था। ऑप्शन ए क्या था कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया। गांधी जी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। श्री के एम मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम को एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, यही कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का, ठीक है। चलिए इसकी अच्छे से यहाँ पे हम व्याख्या को देखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, 1930 में शुरू हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। और कारण ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में ही गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर दी गई थी। यद्यपि गांधी जी ने आंदोलन टालने का प्रयास किया, परंतु तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा इन न्यायोचित मांगों को न माने जाने पर उन्होंने आंदोलन का निर्णय लिया। फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, याद रखना 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। कब किया, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम थे, ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया। ये यहाँ पे पंडित रामाबाई, मैडम कामा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी वो, कि दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सामाजिक कार्यकर्त्री ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया। उन्होंने कहा कि इसमें महिलाएं भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 24 दिवसीय इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। 6 अप्रैल को 78 प्रतिनिधियों के साथ
गांधी जी ने समुद्र किनारे दांडी गांव पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो यहाँ से पूछा जाता है 78 प्रतिनिधि के साथ ये शुरू किया था, 78, और कहां से? 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डॉट डॉट में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया 1919 में। ठीक है, याद रखेंगे 1919 में खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 बंबई में हुआ। खिलाफत समिति का गठन हकीम अजमल खान, मौलाना आजाद अली भाइयों, मोहम्मद अली तथा शौकत अली और हसरत मोहानी के नेतृत्व में किया गया था। महात्मा गांधी की सलाह पर खिलाफत समिति ने असहयोग की नीति अपनाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्नों को हम दोस्तों यहाँ पे कवर कर लेंगे। 3 से 4 क्लासेस में पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा पूछे गए हैं पूर्व परीक्षाओं में, उन सभी को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में, अगला प्रश्न क्या है? बंगाल में डॉट 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 आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था, जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है? खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था ऑप्शन ए, हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या को देख लेते हैं एक बार कि खिलाफत मुद्दे को महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने के लिए एक अभूतपूर्व अवसर के रूप में देखा। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा खलीफा के पद की समाप्ति थी। इसका नेतृत्व भारत में अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली तथा शौकत अली द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? ये आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन है आपके सामने कि महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण। ऑप्शन बी है कलकत्ता निगम अधिनियम 1899। ऑप्शन सी है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। ऑप्शन डी है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। तो निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल को विभाजन करने का निर्णय, ये स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, याद रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन मुख्य कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। तो याद रखना, जो बंगाल का विभाजन था वो किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में, और लॉर्ड कर्जन ने ही करा था बंगाल का विभाजन। याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? ये आपसे पूछा है। तो याद रखेंगे साबरमती आश्रम से शुरू किया था कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य नमक पर कर लगाने के विरोध में साबरमती से दांडी तक सत्याग्रह किया। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और नमक कानून को तोड़ते हुए यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह
नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था। तो यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च। तो ये जो नील कृषकों की समस्याओं से जो जुड़ा सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था। क्या था? 19वीं सदी के आरंभ में, ठीक है, 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 30/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तीन कठिया पद्धति कहते थे। जर्मनी के रासायनिक रंगों के आ जाने से चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने को मजबूर हुए। किसान भी इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन इस अनुबंध से मुक्त करने के लिए बागान मालिकों ने लगान व अन्य गैर कानूनी करों को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। इस बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों का विरोध काफी मुखर हुआ। किसानों के समग्र उपस्थित संकट में मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को राजी किया। मामले में गांधी जी के हस्तक्षेप से सरकार ने एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित वह समाप्त हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी चोरी चोरा कांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैसे शुरू हुआ? कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 241 मील की यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी नामक तटीय कस्बे तक प्रारंभ की और दांडी पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से 22 तक चला और चोरी चोरा कांड के कारण 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का पता पड़ गया, असहयोग आंदोलन का पता पड़ गया। याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, असहयोग। ठीक है, 2 साल चला ये, याद रखेंगे। चलिए, और यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे क्या है। अगला प्रश्न कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? 1925 में, 1919 में, 1926 में, 1928 में। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप कहेंगे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। यह दल फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा। भारतीयों को सदस्य न बनाए जाने के कारण संपूर्ण देश में विरोध स्वरूप हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे से जुलूस निकाला गया। तो दोस्तों, ये थे आज की इस वीडियो में टॉप 15 क्वेश्चन जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं और उनकी व्याख्या। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ। और इसी तरह दोस्तों, मात्र 4 से 5 क्लासेस में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म कर लेंगे, जो भी पूर्व परीक्षाओं में इससे प्रश्न बने हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी भाई बहन यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए सीरियस हैं और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उन सभी की तैयारी हम यहाँ पे करा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के लिए हम यहाँ पे सीरियस हैं और तैयारी करा रहे हैं एकदम सीक्वेंस से। तो जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।